हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहते ना कि मरने की चाह जिन्हें केवल जीने की कला वही जाने, मरने की चाह जिन्हें केवल जीने की कला वही जाने, और जीने की चाह जिन्हें केवल वो कायर मरना क्या जाने। आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर चल रहा था, क्या एसिड बेसिस एंड साल्ट, मतलब अम्ल क्षार तथा लवण। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछली वीडियोज में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, जैसे क्या अम्ल किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे, उनको हम लोगों ने क्या कहा था, अम्ल। ब्रांस्टेट, लारी और आर्हीनियस के अकॉर्डिंग अम्ल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियोज में पढ़ चुके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अम्लों का वर्गीकरण। किसके बारे में, अम्लों का वर्गीकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो अगर हम अब बात कर लें कि अम्ल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, तो अम्ल को सबसे पहले मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। पहला क्या, अगर हम फर्स्ट टाइप किसकी बात कर लें तो फर्स्ट टाइप क्या है, कार्बनिक अम्ल। पहला क्या है, कार्बनिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और अगर सेकेंड टाइप की बात कर लें तो सेकेंड टाइप में क्या आता है, खनिज अम्ल। क्या आता है, खनिज अम्ल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। तो जो अम्ल हैं, जो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे लगते हैं हम लोगों को, खट्टे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जनरली अम्ल कहते हैं। वो अम्ल को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला क्या, कार्बनिक अम्ल, और दूसरा क्या, खनिज अम्ल। अगर हम कार्बनिक अम्ल की बात कर लें तो कार्बनिक अम्ल को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और खनिज अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। तो अगर हम एक के बारे में आज डिस्कस करें, पहले किसके बारे में, कार्बनिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में, कार्बनिक अम्ल। आइए समझते हैं क्या है कार्बनिक अम्ल। तो जो एसिड का पहला टाइप है वो क्या आता है, कार्बनिक अम्ल। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो यहां पर अगर हम बात कर लें कि कार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे, तो ये जो ऑर्गेनिक शब्द है, इससे अगर हम देखें तो रिलेटेड एक शब्द पड़ता है क्या, ऑर्गेनिज्म। क्या पड़ता है, ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, प्राणी या जीव। क्या होता है, प्राणी या जीव। प्राणी या जीव को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, सजीव। क्या बोल सकते हैं, सजीव। तो अगर हम बात कर लें कि कार्बनिक अम्ल किसे कहेंगे, तो ऐसे अम्ल जो सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं, सजीवों से, या सजीव के द्वारा प्राप्त पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बनिक अम्ल। फिर एक बार समझेंगे, इस कार्बनिक अम्ल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक जो शब्द है किससे बना हुआ, ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, प्राणी या जीव। प्राणी या जीव कैसे होते हैं, तो ये सजीव होते हैं, मतलब ये चल सकते, खा सकते, पी सकते, रो सकते, महसूस कर सकते, ये क्रियाकलाप सजीव संपन्न कर सकते हैं। तो हम कहेंगे क्या, कि ऐसे अम्ल जो सजीवों से प्राप्त पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो जैसे हम एग्जाम्पल में क्या ले लें, नींबू, या फिर क्या ले लें, संतरा। क्या ले लें, नींबू या संतरा। तो इससे कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है, तो नींबू और संतरे से प्राप्त किया जाता है क्या, सिट्रिक एसिड। क्या तैयार किया जाता है, सिट्रिक एसिड। हम कह सकते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, सिट्रिक अम्ल। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, सिट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे, सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर नींबू और अगर संतरे की बात कर लें तो ये दोनों क्या हैं, ये प्लांट है, प्लांट से प्राप्त किए गए नींबू और संतरा। तो इनसे कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है, सिट्रिक अम्ल। तो ऐसे अम्ल जो किससे प्राप्त किए जाते हैं, सजीव पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। जैसे हम बात कर लें नींबू संतरे से कौन सा एसिड तैयार किया जाता है, या नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल। या फिर संतरा जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। अब अगर हम बात कर लें किसकी, दही की, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें जैसे सिरके से, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। और अगर हम बात कर लें किसकी, टमाटर की, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है,
ऑक्जेलिक अम्ल। और कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें तो जैसे क्या हम ले लें, इमली। क्या ले लें, इमली। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। और अगर हम बात कर लें किसकी, जो चींटी होती है, चींटी का जो डंक होता है, किसका डंक, चींटी का डंक। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो जो फार्मिका नाम की चींटी थी उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो ये सबके सब कैसे एसिड होंगे, कार्बनिक। कैसे होंगे, कार्बनिक। तो कार्बनिक अम्ल की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे अम्ल जो सजीव पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, या ऐसे अम्ल जो जीवधारी होते हैं इनसे प्राप्त उत्पादों से प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। जैसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल। अगर हम बात कर लें कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड, मतलब लैक्टिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। अगर हम बात कर लें टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। कैसा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इमली की बात कर लें तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। और अगर हम चींटी के डंक की बात कर लें तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। सबसे पहले इस फार्मिक अम्ल को किससे प्राप्त किया गया था, फार्मिका चींटी से। किससे प्राप्त किया गया था, फार्मिका नाम की चींटी से प्राप्त किया गया था, क्या, फार्मिक अम्ल। तो अगर यहाँ पर हम बात कर लें, ये जो दही है ये किससे प्राप्त किया जाता है, जो एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स का क्या है, ये सजीव है। तो ऐसे अम्ल जो सजीव पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। जैसे यहाँ पर टमाटर की हम बात कर लें तो टमाटर भी किससे प्राप्त होता है, प्लांट से। वो प्लांट क्या होता है, सजीव। तो टमाटर में पाया जाता है क्या, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऐसे अम्ल जो सजीव पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बनिक अम्ल। क्या बोल देते हैं, कार्बनिक अम्ल। तो यहाँ से बहुत से ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ कंपटीटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। या फिर पूछा जाता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में कौन सा पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। अगर इमली की बात कर लें तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट होते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। जितनी भी सिट्रेसी कुल के पौधे होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल। कौन सा, सिट्रिक अम्ल। तो ये बात थी किसकी, अम्ल के पहले वर्गीकरण, मतलब पहले प्रकार की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। तो ऐसे अम्ल जो सजीव पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फार्मिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड, ये सब क्या है, कार्बनिक अम्ल हैं। और अगर इनकी हम बात कर लें तो ये दुर्बल प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, दुर्बल प्रकृति के होते हैं। कौन, कार्बनिक अम्ल। जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं इनमें अधिकतर जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रबल प्रकृति के नहीं होते हैं। तो ये बात थी किसकी, कार्बनिक अम्ल। तो ये बात थी किसकी, अम्ल के वर्गीकरण की। तो अम्ल के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण क्या है, कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे अम्ल जो सजीव पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे बात कर ली जाए कि टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, तो टार्टरिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है, टमाटर से। मतलब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। तो ऐसे हम कहेंगे क्या कि एक प्रकार से क्या है, कार्बनिक अम्ल। क्या है, कार्बनिक अम्ल। अब अगर इसके हम सेकंड टाइप की बात कर लें तो इसका जो सेकंड वर्गीकरण आता है, मतलब क्लासिफिकेशन है किसका, अम्लों का, वो क्या होता है, खनिज अम्ल। क्या होता है, खनिज अम्ल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। तो ऐसे अम्ल जो पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज स्रोतों से या खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल। क्या बोलेंगे, खनिज अम्ल। एक बार फिर सुनेंगे, ऐसे अम्ल जो पृथ्वी में पाए जाने वाले जो खनिज स्रोत होते हैं, उन खनिज स्रोत में जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उन खनिज पदार्थों से जो अम्ल तैयार किए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल। और जो खनिज अम्ल होते हैं इनको हम प्रयोगशाला में भी निर्मित
करते हैं। कहाँ पर निर्मित करते हैं? प्रयोगशाला में। ठीक, तो ये हो गए क्या? खनिज अम्ल। अगर हम इन खनिज अम्ल की प्रकृति की बात कर लें तो ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए कैसे होते हैं? हानिकारक। कैसे होते हैं? हानिकारक। जितने भी खनिज अम्ल होते हैं वो सबके सब हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल में क्या ले लें? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, क्या ले लें? H2SO4, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, या फिर हम क्या ले लें? नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो ये जो H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये किसके अंतर्गत आएंगे? खनिज अम्ल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? खनिज अम्ल के अंतर्गत। तो खनिज अम्ल की डिफिनीशन क्या होती है? एकदम सिंपल वर्ड में अगर हम लोग समझें तो हम कह सकते हैं क्या कि ऐसे अम्ल जो खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं और हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा हानिकारक, उनको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज अम्ल। जैसे क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो ये बात थी किसकी? खनिज अम्ल की। खनिज अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो खनिज पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं खनिज अम्ल कहलाते हैं। जैसे पूछा जाए कि H2SO4 ये किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है कि खनिज अम्ल? तो ये खनिज पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए कैसा होगा? खनिज अम्ल। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये किस प्रकार का अम्ल है? खनिज अम्ल। अगर हम बात कर लें नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो ये भी किस प्रकार का अम्ल है? खनिज अम्ल। तो कहने का मतलब ऐसे अम्ल जो खनिज स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? खनिज अम्ल। और खनिज अम्लों की प्रकृति कैसी होती है? बहुत ज्यादा ज्वलनशील। ये हमारी जितनी भी स्किन पर गिरेंगे उतनी स्किन को ये क्या कर देते हैं? साफ। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। और दूसरी कंडीशन की बात कर लें तो ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव क्रिएट करते हैं। किस पर? बॉडी पर। ये जितने भी एसिड होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब अगर हम बात कर लें खनिज अम्ल की, तो खनिज अम्ल को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। किसको? खनिज अम्ल को। अगर हम देखें तो खनिज अम्लों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 3 भागों में। पहला क्या होता है? एकल, या फिर हम बोल सकते हैं क्या? एक भास्मिक अम्ल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो बेसिक एसिड। क्या बोलते हैं? मोनो बेसिक एसिड। ये पहला टाइप होता है किसका? खनिज अम्ल का। खनिज अम्ल कितने भागों में वर्गीकृत किए गए? 3 भागों में। पहला क्या होता है? एकल भास्मिक अम्ल। क्या होता है? एकल भास्मिक अम्ल, मतलब मोनोबेसिक एसिड। तो अगर हम यहाँ पर बात समझें कि एकल भास्मिक अम्ल किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए, कैसे भी बताएंगे। अगर हम बात कर लें एकल भास्मिक अम्ल किसे कहेंगे, तो ऐसे अम्ल जो केवल एक प्रोटॉन देते हैं। जलीय विलयन में कितने प्रोटॉन देते हैं? केवल एक प्रोटॉन देते हैं। जैसे हम क्या बात कर लें? HCl की। किसकी बात करें? HCl की। तो जब इसको हम जलीय विलयन में डालेंगे तो ये H किस में टूटेगा? प्लस में। Cl किस में टूटेगा? माइनस में। तो ब्रांच-स्टेट-लारी की प्रोटॉन संकल्पना के अनुसार जो ये H+ है ये क्या कहलाएगा? प्रोटॉन। क्या कहलाएगा? प्रोटॉन। तो ऐसे में ये HCl कितने प्रोटॉन दे रहा है? एक प्रोटॉन, इसलिए क्या कहलाएगा? एकल भास्मिक अम्ल। एक तो ये कॉन्सेप्ट। अगर इसको हम दूसरे तरीके से कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे खनिज अम्ल जो जलीय विलयन में या क्या दें? एक प्रोटॉन दें, या फिर क्या करें? एक अणु का निर्माण करें। किसके अणु का? हाइड्रोनियम आयन, मतलब H3O+ का। वो क्या कहलाएंगे? एक भास्मिक अम्ल। क्या कहलाएंगे? एक भास्मिक अम्ल। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में केवल एक प्रोटॉन देते हैं, या फिर जो जल से अभिक्रिया करके केवल एक अणु किसका बनाते हैं? H3O+, मतलब हाइड्रोनियम आयन का, उनको हम लोग क्या कहेंगे? एकल भास्मिक अम्ल। जैसे एग्जाम्पल में हम बात कर लें किसकी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो इसकी अगर हम पहली कंडीशन देखें तो जब इसको हम लोग जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा? H+ और Cl-। तो ये कितने H+ दे रहा? एक। तो इस H+ को ब्रांच-स्टेट-लारी ने क्या नाम दिया था? प्रोटॉन। तो हम कह सकते हैं कि ये HCl जो है ये जलीय विलयन में केवल एक प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एक भास्मिक अम्ल या फिर एकल भास्मिक अम्ल। अब दूसरी कंडीशन की अगर इसकी बात कर लें तो दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में या फिर जो जल से अभिक्रिया करके, किससे अभिक्रिया करके? जल से अभिक्रिया करके
एक हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ के कितने अणु का निर्माण करें? केवल एक। उनको भी हम लोग क्या कहेंगे? एकल भास्मिक अम्ल। जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं HCl, इसको जब जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो H किस में टूटेगा? प्लस में, Cl किस में? माइनस में। ये जो Cl है इसका अष्टक क्या है? पूरा। लेकिन ये जो H+ है ये ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेगा, ये तुरंत किससे अपक्रिया कर लेगा? जल मतलब H2O से, और किसका निर्माण कर लेगा? H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन का। अब अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें तो जोड़ने पर क्या होगा कि जो भी आयन गिब्स आउट के पहले और गिब्स आउट के बाद या रिवर्स व्हील के पहले रिवर्स व्हील के बाद बराबर होते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं? निरस्त। तो ऐसे में ये H+ इधर, H+ इधर निरस्त हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या? HCl प्लस इधर क्या बचा? H2O, फिर रिवर्स व्हील क्या बना? H3O प्लस क्या? Cl माइनस। तो अगर इस HCl को हम देखें तो ये जल से अपक्रिया करके कितने अणु H3O+ का निर्माण कर रहा? केवल एक अणु क्या बना रहा? H3O+ का। इसलिए ये क्या कहलाएगा? एकल भास्मिक अम्ल। क्या कहलाएगा? एकल भास्मिक अम्ल। अब अगर हम इसके सेकंड टाइप की बात कर लें, किसकी? खनिज अम्ल के सेकंड टाइप की, तो इसका सेकंड टाइप क्या होता है? द्विभास्मिक अम्ल। क्या होता है? द्विभास्मिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिड। क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिड या डबल बेसिक एसिड। तो यहां पर अगर हम बात कर लें डाई बेसिक एसिड की, ठीक, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? द्विभास्मिक अम्ल। तो द्विभास्मिक अम्ल किसे कहेंगे? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में वियोजित होने पर कितने प्रोटॉन दें? 2 प्रोटॉन मतलब 2 H+ दें, उनको हम लोग क्या कहेंगे? द्विभास्मिक अम्ल, पहली कंडीशन। या फिर ऐसे अम्ल जो जल से अभिक्रिया करके H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन के कितने अणुओं का निर्माण करें? 2 अणुओं का निर्माण करें, उनको हम लोग क्या कहेंगे? द्विभास्मिक अम्ल। फिर एक बार सुनेंगे, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में कितने प्रोटॉन दे? 2 प्रोटॉन दे, तब भी उसको हम क्या कहेंगे? द्विभास्मिक अम्ल। या फिर ऐसे अम्ल जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ के कितने अणुओं का निर्माण करें? 2 अणुओं का निर्माण करें, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? द्विभास्मिक अम्ल। क्या कहेंगे? द्विभास्मिक अम्ल। अब अगर हम बात कर लें द्विभास्मिक अम्ल के कुछ एग्जाम्पल की, जैसे हम क्या ले लें? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो जब इसको हम लोग जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो इसमें कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं? 2। तो हाइड्रोजन किस में टूटेगा? प्लस। दूसरा हाइड्रोजन भी किस में टूटेगा? प्लस। तो ये SO4 किस में टूटेगा? डबल माइनस में। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या? H2SO4 रिवर्स व्हील 2H प्लस क्या? SO4 डबल माइनस। तो अगर इस सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग ध्यान से देखें तो ये जलीय विलयन में वियोजित होने पर कितने H+ मतलब कितने प्रोटॉन दे रहा? 2 प्रोटॉन दे रहा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? द्विभास्मिक अम्ल। क्या कहलाएगा? द्विभास्मिक अम्ल। अब अगर इसकी हम सेकंड कंडीशन की बात कर लें कि ये जो H2SO4 है, जब इसको हम लोग जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो ये 2 H किस में टूटेंगे? प्लस में, और ये SO4 किस में? डबल माइनस में। तो यहाँ पर H+ की संख्या मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो ये दोनों प्रोटॉन किससे अपक्रिया करेंगे? जल के 2 अणुओं से, और ये 2 अणु बना लेंगे किसका? H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन का। अब अगर इसकी भी नेट रिएक्शन हम लोग लिखें, दोनों को जोड़ें तो 2 H+ इधर और 2 H+ उधर, ये क्या हो जाएंगे? निरस्त। बचेगा यहाँ पर क्या? H2SO4 प्लस 2H2O, फिर रिवर्स व्हील 2H3O प्लस क्या? SO4 डबल माइनस। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये जल से अभिक्रिया करके कितने अणु हाइड्रोनियम आयन के बना रहा? 2 अणु बना रहा, किसका? H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन के, इसलिए क्या कहलाएगा? द्विभास्मिक अम्ल। फिर इसको एक बार समझेंगे। अगर हम कहें कि द्विभास्मिक अम्ल की क्या पहचान है, तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में कितने प्रोटॉन दे? 2 प्रोटॉन दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विभास्मिक अम्ल। जैसे H2SO4, इसको अगर जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो H+, 2 H+ दे रहा है या नहीं है? जब ये 2 प्रोटॉन दे रहा तो ये क्या कहलाएगा? द्विभास्मिक अम्ल। अब अगर इसकी दूसरी कंडीशन को हम समझें कि हम द्विभास्मिक
अम्ल उसे भी कहते हैं जो जल से अभिक्रिया करके कितने अणु बनाए, 2 अणु बनाए, किसके, हाइड्रोनियम आयन के। तो जैसे यही ले लें हम H2SO4 और इसको जलीय विलयन में डालें तो 2 H किस में टूटेंगे, प्लस में, SO4 किस में टूटेगा, डबल माइनस में। तो ये जो 2 H प्लस हैं ये तुरंत किससे अभिक्रिया कर लेंगे, जल से, और जल के कितने अणुओं से अभिक्रिया कर लेंगे, 2 अणुओं से, और ये 2 अणु बना लेंगे किसका, H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन का। तो 2 H प्लस इधर, 2 H प्लस इधर, ये निरस्त बचेगा यहाँ पर क्या, H2SO4 प्लस 2H2O, रिवर्स विल 2 अणु बने किसके, H3O प्लस के, प्लस क्या, SO4 डबल माइनस। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल जल से अभिक्रिया करके कितने अणु हाइड्रोनियम आयन के बना रहा, 2 अणु हाइड्रोनियम आयन के बना रहा, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विभाषमिक अम्ल। तो द्विभाषमिक अम्ल की क्या पहचान होती है, पहली पहचान तो यही है कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में कितने प्रोटॉन दे, 2 प्रोटॉन दे, उसको हम क्या कहेंगे, द्विभाषमिक अम्ल। जैसे H2SO4 ये जलीय विलयन में कितने H प्लस दे रहा, 2 H प्लस मतलब 2 प्रोटॉन दे रहा, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विभाषमिक अम्ल। और दूसरी पहचान क्या है कि वे अम्ल जो जल से अभिक्रिया करके कितने हाइड्रोनियम आयन बनाते हों, 2 हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हों या बनाते हों, उनको हम लोग क्या कहेंगे, द्विभाषमिक अम्ल। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं द्विभाषमिक अम्ल की। जैसे हम बात कर लें COO सिंगल बॉन्ड COO, जब इसको जलीय विलयन में हम डिसॉल्व करेंगे तो ये दोनों H प्लस में टूटेगा और ये COO1 माइनस COO1 माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पर अगर इस पदार्थ को हम ध्यान से देखें तो ये भी क्या दे रहा, जलीय विलयन में 2 प्रोटॉन दे रहा। अब जब ये जलीय विलयन में 2 प्रोटॉन दे रहा है इसका मतलब ये भी किस प्रकार का अम्ल होगा, द्विभाषमिक अम्ल होगा। कैसा अम्ल होगा, द्विभाषमिक अम्ल होगा। तो अगर हम बात कर लें COO सिंगल बॉन्ड COOH, ये जलीय विलयन में क्या दे रहा, 2 प्रोटॉन दे रहा, तो ऐसे में ये किस प्रकार का अम्ल होगा, द्विभाषमिक अम्ल होगा। कैसा होगा, द्विभाषमिक अम्ल। तो ये जो COO सिंगल बॉन्ड COOH मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2O4। क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन तो C2, 2 हाइड्रोजन तो क्या लिखेंगे H2, ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं C2H2O4। और ये जलीय विलयन में क्या देगा, 2 H प्लस देगा, तो यहाँ पर क्या C2O4 क्या होगा, डबल माइनस होगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये भी जलीय विलयन में 2 प्रोटॉन दे रहा और ये दोनों प्रोटॉन जल से अभिक्रिया करके 2 अणु का निर्माण कर लेंगे किसके, हाइड्रोनियम आयन के। तो ऐसे में ये भी क्या कहलाएगा, द्विभाषमिक अम्ल। क्या कहलाएगा, द्विभाषमिक अम्ल। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं द्विभाषमिक अम्ल का। जैसे हम लोग क्या ले लें, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट की अगर हम बात कर लें तो हम लोग देख चुके, सल्फ्यूरिक अम्ल भी देख चुके। अब अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे क्या H2SO3, इसको जलीय विलयन में डालें तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, दोनों किस में टूटेंगे, 1 प्लस में। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो H2SO3 है ये जलीय विलयन में किस में टूटेगा, 2 H किस में टूटेंगे, प्लस में, तो ये SO3 किस में टूटेगा, डबल माइनस में। तो ये भी जो पदार्थ है ये जलीय विलयन में कितने प्रोटॉन दे रहा, 2 प्रोटॉन दे रहा। तो ऐसे में ये क्या कहलाएगा, द्विभाषमिक अम्ल। क्या कहलाएगा, द्विभाषमिक अम्ल। अब अगर हम तीसरे टाइप की इनकी बात कर लें तो जो तीसरा टाइप होता है वो क्या होता है, त्रिभाषमिक अम्ल। वो क्या होता है, C नंबर पर क्या आएगा, त्रिभाषमिक अम्ल। तो त्रिभाषमिक अम्ल किसे कहेंगे, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में कितने प्रोटॉन दे, 3 प्रोटॉन दे। कितने प्रोटॉन दे, 3। जैसे हम बात कर लें किसकी, H3PO4 की, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की। तो जब इसको जलीय विलयन में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 H हैं, एक H किस में टूटेगा, 1 प्लस, दूसरा भी 1 प्लस, तीसरा भी 1 प्लस। तो ये PO4 किस में ब्रेक होगा, ट्रिपल माइनस में। तो इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे समझेंगे, क्या, H3PO4 रिवर्स विल यहाँ पर कितने H प्लस वाले हैं, 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3H प्लस प्लस PO4 ट्रिपल माइनस। तो ये जो पदार्थ है ये जलीय विलयन में कितने प्रोटॉन दे रहा, 3 प्रोटॉन दे रहा। तो इसलिए क्या कहलाएगा, त्रिभाषमिक अम्ल। क्या कहलाएगा, त्रिभाषमिक अम्ल। तो अगर हम बात कर लें ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की तो ये क्या होगा, त्रिभाषमिक अम्ल होगा। लेकिन अगर हम बात कर लें H3PO3 की तो ये त्रिभाषमिक अम्ल नहीं होगा। इसकी व्याख्या हम इस आधार पर नहीं कर सकते, किसकी, H3PO3 की। ये जो H3PO3 है ये त्रिभाषमिक अम्ल नहीं होगा, जबकि
H3PO4 क्या होगा, त्रिभाषमिक अम्ल होगा। अब अगर हम बात कर लें कुछ और बातों की जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो आज हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किसके बारे में किया, अम्ल के वर्गीकरण के बारे में। अम्ल को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला क्या था, कार्बनिक अम्ल, और दूसरा क्या है, खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे अम्ल जो सजीव पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब ऐसे अम्ल जो सजीव के द्वारा प्राप्त पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। जैसे नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। अगर हम बात कर लें कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अगर हम बात कर लें सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में कौन सा पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। इमली की बात कर लें तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। अगर हम बात कर लें जो चींटी है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो ये जो एसिड है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत। अब दूसरा जो टाइप था वो क्या था, खनिज अम्ल। क्या है, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे अम्ल जो पृथ्वी के अंदर जो खनिज स्रोत हैं उनमें जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज अम्ल। जैसे अगर हम बात कर लें किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की, या हम बात कर लें किसकी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की, या फिर हम बात कर लें किसकी, नाइट्रिक अम्ल HNO3 की। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, खनिज अम्ल के अंतर्गत। और जो खनिज अम्ल होते हैं इनको हम आसानी से प्रयोगशाला में संश्लेषित कर सकते हैं, इनका निर्माण हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं। और ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक। अब आगे चल करके जो खनिज अम्ल है इनको भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला क्या, एकल भास्मिक अम्ल, एकल भास्मिक अम्ल या फिर एक भास्मिक अम्ल। दूसरा क्या है, द्विभास्मिक अम्ल। और तीसरा क्या होता है, त्रिभास्मिक अम्ल। तो एकल भास्मिक अम्ल किसे कहेंगे, जो जलीय विलयन में एक प्रोटॉन दे। जैसे हम बात कर लें HCl की, तो इसको जब तोड़ेंगे तो H+ में Cl- में, तो ये कितने प्रोटॉन दे रहा है, केवल 1। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, एकल भास्मिक अम्ल के अंतर्गत। अगर हम द्विभास्मिक अम्ल की बात कर लें तो जो जलीय विलयन में कितने प्रोटॉन दे, 2 प्रोटॉन दे। जैसे हम क्या ले लें, H2SO4, इसको जलीय विलयन में डिजॉल्व करेंगे तो 2H+, तो ये SO4 तो ये किसके अंतर्गत आएगा, द्विभास्मिक अम्ल के अंतर्गत। अगर हम त्रिभास्मिक अम्ल की बात कर लें तो जैसे H3PO4, ये जलीय विलयन में कितने प्रोटॉन देगा, 3 प्रोटॉन देगा, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा, त्रिभास्मिक अम्ल के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ से जो यूपी बोर्ड है वो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है, H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है। पूछेगा एकल भास्मिक है कि द्विभास्मिक है कि त्रिभास्मिक है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात कर लें H2SO4 की, तो ये जलीय विलयन में कितने प्रोटॉन दे रहा है, 2। इसका मतलब ये कितने भास्मिक अम्ल होगा, द्विभास्मिक अम्ल। कितने भास्मिक अम्ल होगा, द्विभास्मिक अम्ल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लास 10th लेवल पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि H2SO4 कितने भास्मिक अम्ल है। तो H2SO4 कितने भास्मिक अम्ल है, 2 भास्मिक अम्ल। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।